इस वीडियो में गुरु और चेला पाठ की अभ्यास पुस्तिका को पूरा करेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, पाठ का अर्थ व इसके अभ्यास प्रश्नों को आप मेरे इन दोनों वीडियो में देख सकते हो, जिनका लिंक नीचे दिया हुआ है। अब इस पाठ की अभ्यास पुस्तिका को पूरा करते हैं। शब्दार्थ पढ़िए और याद कीजिए। जैसे चेला, चेला का अर्थ है शिष्य। गरारा, मटकी या छोटा घड़ा। अनबूझ, जिसका अर्थ है नासमझ। टका, 2 पैसे के बराबर तांबे का सिक्का, जो पुराने जमाने में चलता था। क्षण का अर्थ है समय या क्षण। खता का अर्थ है गलती या भूल। गारा, मिट्टी या चूने आदि का लेप जिससे ईंटें जोड़ी जाती हैं, गारा कहलाता है। न्योता, बुलावा, इनविटेशन। गजा का अर्थ है मृत्यु। बिरानी का अर्थ है दूसरे की। धेला का अर्थ है पैसे का आधा। डगरी का अर्थ है रास्ता या मार्ग। विवश, लाचार या मजबूर। मुहूर्त का अर्थ है समय या पल। सुयश का अर्थ है प्रसिद्धि। मशक, भेड़ या बकरी की खाल को सिलकर बनाया गया थैला। सीकर या सिलकर। कर्तव्य का अर्थ है काम, कर्तव्य। डपट का अर्थ है डांटना। हिकमत का अर्थ है चालाकी और गफलत का अर्थ है भूल। तो बच्चों, आप इन शब्दों को पढ़ो और याद करो ताकि आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ आ जाए। पाठ का ज्ञान। कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। मिली एक ग्वालिन, धरे शशि गगरी। गुरु ने कहा, तेज ग्वालिन ने भागरी। बता कौन नगरी, बता कौन राजा, कि जिसके सुयश का यहाँ बजता बाजा। कहा बढ़ के ग्वालिन ने, महाराज पंडित पधारे, भले हो यहाँ आज पंडित। यह अंधेर नगरी है। अनबूझ राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। यहाँ क्या आएगा? कहा राजा ने ये बात सच, अगर यही गुरु का कथन झूठ होता नहीं है। कहा राजा ने फांसी पर मैं चढ़ूंगा, इसी दम फांसी पर मैं ही टंगूंगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गुरु और चेला किस नगरी में पहुंचे थे? गुरु और चेला अंधेर नगरी में पहुंचे थे। उस नगरी में टके सेर क्या क्या चीजें मिलती थी? तो उस नगरी में टके सेर भाजी, टके सेर खाजा, यानी सारी चीजें ही टके सेर मिलती थी, चाहे आप कुछ भी खरीदो। संतरी ने चेले से क्या कहा? संतरी ने चेले से कहा संतरी ने, चले आप फौरन, महाराज ने भेजा न्योता इसी क्षण। चेला अपने मन में खुश क्यों हुआ? चेले ने सोचा कि उसे अकेले को न्योता मिला है और वह बहुत सारे पकवान खाएगा, इसलिए वह अपने मन में खुश हुआ। गुरु ने चेले को क्यों बुलवाया? चेले को पता था कि इस झमेले से, यानी जब उसको फांसी लगाने लग गए तो इस झमेले से उसका गुरु ही उसे बचा सकता है। इसलिए चेले ने कहा, पहले गुरु के दर्शन कराओ, फिर चाहे फांसी चढ़ा देना। गुरु ने चेले के प्राण किस तरह बचाए? गुरु चेले के कान में कुछ कहते हुए फांसी पर लटकाने की आग्रह करने लगा। गुरु और चेला दोनों फांसी पर लटकाने को कहने लगे।
राजा के पूछने पर गुरु ने बताया कि इस वक्त फांसी पर चढ़ने का बहुत ही शुभ मुहूर्त है। जो इस समय फांसी चढ़ेगा वह चक्रवर्ती बनेगा। यह संसार का छत्र उस पर तनेगा। इतना सुनकर राजा के मन में लालच आ गया और राजा स्वयं ही फांसी पर चढ़ गया। इसी तरकीब से राजा को मूर्ख बनाकर गुरु ने चेले के प्राण बचाए और पूरी प्रजा को मूर्ख राजा से मुक्ति दिलवाई। नीचे लिखे शब्दों में अनुस्वार, ये देखो इस तरह की डॉट, अथवा अनुनासिक चिन्ह जो चंद्र बिंदु बोलते हैं, इस तरह से लगता है, लगाकर शब्द सही कीजिए। तो आपको ये देखना है कि कौन से पर अनुस्वार लगेगा और कौन से पर अनुनासिक चिन्ह। तो यहाँ लगेगा अनुनासिक चिन्ह, तो ये बोला जाएगा फांसी। संतरी पर लगेगा अनुस्वार, ये बनेगा मंत्री। किंतु, वहां और पहुंचे। विलोम शब्द लिखिए। अंधेरा का विलोम उजाला, चालाक का बेवकूफ, दुबला का मोटा, मूर्ख का बुद्धिमान, ज्यादा का थोड़ा या कम, प्रजा का राजा। नीचे लिखे शब्दों के शुद्ध मानक रूप लिखिए। जैसे धरे का शुद्ध मानक रूप क्या है? धरती। तुरत का तुरंत, छुटते का छुटते, हलवा का हलवा। ऐसे ही मुहूर्त का मुहूर्त और वीरानी का वीरानी। आप जानते हैं कि शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक सार्थक शब्द और दूसरे निरर्थक शब्द। सार्थक का अर्थ होता है जिसका कोई निश्चित अर्थ हो, जैसे राजा, मंत्री, गुरु, चेला। समझते हो ना कि ये नाम आते ही हमें उसका अर्थ पता चलता है। ऐसे निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ न हो, जैसे खट, चू, वाय, वानी आदि। आपने सुना होगा चाय वाय पिला दो, राजा वाजा, चेला वेला। तो चेला का तो अर्थ होता है लेकिन वेला का कोई अर्थ नहीं होता। किंतु कभी कभी वाक्यों में इनका प्रयोग सार्थक शब्दों की तरह किया जाता है। जैसे खट खट मत करो, यानी आवाज मत करो। अरे उसे चाय वाय पिला दो, यानी उसका आवभगत करो। इस कविता में कुछ ऐसे ही शब्द आए हैं, जैसे पटापट, यानी पटपट की आवाज। तो इन शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। तो बच्चों, यहाँ पर मैं इनको उदाहरण के साथ बता रही हूँ। आपको ऐसा कैसा नहीं लिखना है, अपने हिसाब से वाक्य बनाने हैं। जैसे पटापट, गलती करने पर मम्मी ने सोनू की पटापट पिटाई की। चकाचक, अनिल ने अपनी शादी में चकाचक कपड़े पहने थे। तो इससे अर्थ समझ में आ रहा है ना कि यहाँ पर चकाचक से अर्थ है कि नए अच्छे कपड़े पहने थे। फटाफट, फिल्म देखने के नाम से राजू फटाफट तैयार हो गया, यानी झटपट तैयार हो गया। चटाचट, छोटी को आइसक्रीम इतनी स्वाद लगी कि उसने चटाचट खत्म कर दी। झकाझक, दिवाली पर हमारा मोहल्ला झकाझक चमक रहा था। गुरु और चेला कविता को कहानी के रूप में लिखिए। गुरु और चेला एक कविता के रूप में है, तो इसको हमें कहानी का रूप देना है। एक थे गुरु और एक था उनका चेला, यानी उनका शिष्य। एक दिन बिना पैसे के वे घूमने निकल पड़े। चलते चलते वे एक नगर में पहुंच गए। वहां उन्हें एक ग्वालिन मिली, गाय चराने वाली। उसने उन्हें बताया कि यह अंधेर नगरी है और इसका राजा बिल्कुल मूर्ख, यानी अनबूझ है। इस नगरी में सभी चीजों का दाम 1 टका है। गुरुजी ने सोचा ऐसी नगरी में रहना ठीक नहीं है, अतः उन्होंने अपने चेले से वहां से चलने को कहा, लेकिन चेले ने उनकी बात नहीं मानी। गुरुजी चले गए, परंतु चेला उसी नगरी में रह गया। एक दिन चेला बाजार में गया। वहां उसने देखा कि सभी चीजें टके से मिल रही हैं, चाहे वह खीरा हो या रबड़ी मलाई। चेले को सब कुछ अजीब लग रहा था।
उस साल बरसात में खूब बारिश हुई। नतीजा ये हुआ कि राज्य की एक दीवार गिर गई। राजा ने संतरी को फौरन बुलाया और उससे दीवार गिरने का कारण पूछा। संतरी ने कारीगर को दोषी ठहराया। फिर कारीगर को बुलाया गया। उसने बिस्ती को दोषी ठहराया क्योंकि उसने गारा गीला कर दिया, यानी जिस गारे से उस दीवार को बनाया गया वह ज्यादा गीला कर दिया था। बिस्ती ने मशक वाले पर दोष मंडा जिसने ज्यादा पानी की मशक बना दी थी। मशक वाले ने मंत्री को दोषी बताया क्योंकि उसी ने बड़े जानवर का चमड़ा दिलवाया था। फौरन मंत्री को बुलाया गया। वह अपने बचाव में कुछ न कह सका, अतः जल्लाद उसे फांसी पर चढ़ाने चला। मगर मंत्री इतना दुबला था कि उसकी गर्दन में फांसी का फंदा आया ही नहीं। तब राजा ने आदेश दिया कि कोई मोटी गर्दन वाले को पकड़ लाओ और उसे फांसी पर चढ़ा दो। संतरी मोटी गर्दन वाले की खोज में निकल पड़े। अचानक उन्हें चेला दिख गया। उसकी गर्दन मोटी थी। उन्होंने चेले को पकड़कर राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा ने उसे फांसी पर चढ़ा देने का आदेश दे दिया। बेचारा चेला कठिन परिस्थिति में फंस गया, मगर वह चालाक था। उसने कहा कि फांसी पर चढ़ाने से पहले मुझे मेरे गुरुजी का दर्शन कराओ। गुरुजी को बुलाया गया। उन्होंने चेले के कान में कुछ मंत्र गुनगुनाया। फिर गुरु चेला आपस में झगड़ने लगे। गुरु कहता था मैं फांसी पर चढ़ेगा और चेला कहता था कि मैं। राजा कुछ देर तक उनका झगड़ा देखता रहा। फिर उसने उन दोनों को अपने पास बुलाया और झगड़ा का कारण पूछा। तो गुरु ने कहा कि यह बहुत ही शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त में जो फांसी पर चढ़ेगा वह राजा नहीं बल्कि चक्रवर्ती बनेगा। पूरे संसार का छत्र उसके सिर चढ़ेगा। मूर्ख राजा बोल पड़ा, यदि ऐसी बात है तो मैं फांसी पर चढ़ेगा। और राजा को फांसी पर चढ़ा दिया गया। इधर प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई। आखिरकार उन्हें ऐसे मूर्ख राजा से मुक्ति जो मिल गई थी। रुपया और टका क्रमशः भारत और बांग्लादेश की मुद्राएं हैं, यानी भारत की मुद्रा रुपया और बांग्लादेश का टका। नीचे लिखे देशों की मुद्राएं पता कीजिए और लिखिए। तो ये बच्चों आपको बतानी है। इंग्लैंड की मुद्रा का नाम क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। फ्रांस यूरो। जापान जापानी येन। अमेरिका अमेरिकी डॉलर। इटली यूरो। सऊदी अरब सऊदी रियाल। रूस रूसी रूबल। और चीन में चीनी युआन। अभी बच्चों आपके लिए एक सवाल है कि ये किस देश की मुद्रा है? ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। इसी पाठ के साथ एक दूसरा पाठ और है, बिना जड़ का पेड़, जिसको बच्चों आपने पढ़ा होगा। तो इस पाठ की अभ्यास पुस्तिका को भी पूरा कर लेते हैं। बिना जड़ का पेड़। संक्षेप में उत्तर लिखिए। राजा के दरबार में कौन आया? तो राजा के दरबार में एक व्यापारी आया। उसके साथ क्या था? उसके साथ एक संदूक था। व्यापारी ने राजा से क्या कहा? व्यापारी ने गर्व से कहा, महाराज मैं व्यापारी हूँ, बिना बीज एवं पानी के पेड़ उगाता हूँ। तो पेड़ तो बच्चों आपने देखा होगा कि किससे उगता है? मिट्टी में हम बीज डालते हैं, जिस पेड़ को उगाना होता है उसको फिर खाद और पानी देते हैं। लेकिन उस व्यापारी ने कहा कि मैं बिना बीज और पानी के पेड़ उगाता हूँ। आपके लिए मैं एक अद्भुत उपहार लाया हूँ, लेकिन आपके दरबार में एक से एक ज्ञानी ध्यानी है, इसलिए पहले मुझे कोई ये बताए कि इस संदूक में क्या है। व्यापारी की चुनौती किसने स्वीकार की? व्यापारी की चुनौती को गोनू झा ने स्वीकार की। गोनू झा ने दरबार में जाकर क्या किया? गोनू झा ने दरबार में कुछ आतिशबाजी छोड़ी। गोनू झा को कैसे पता चला कि संदूक में आतिशबाजी है? जब व्यापारी ने कहा कि वह बिना बीज पानी के पेड़ उगाता है
और उसमें भांति भांति के फूल खिलते हैं। तब गोनू झा को संदेश हो गया था कि वह आतिशबाजी है। गोनू झा के पूछने पर जब व्यापारी ने बताया कि रात में यह फसल अच्छी लगती है, तब गोनू झा को पूरा यकीन हो गया था कि ये आतिशबाजी की ही बात कर रहा है। राजा ने पुरस्कार किसे दिया? तो राजा ने पुरस्कार गोनू झा को दिया। उन्होंने व्यापारी से क्या कहा? उन्होंने यानी राजा ने कहा, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ रहने के लिए स्वतंत्र हैं, पर अपना कमाल रात में दिखाकर लोगों का मनोरंजन कीजिएगा। अगर प्रदर्शन प्रशंसनीय रहा तो पुरस्कार भी पाइएगा, पर अभी पुरस्कार के हकदार गोनू झा ही हैं। ये देखो बच्चों, ये ऐसी रॉकेट आपने भी जरूर चलाई होगी और ये इसके हाथ में फुलझड़ी। आतिशबाजी कब छोड़ी जाती है, उससे क्या हानि होती है, इस विषय में 5 पंक्तियां लिखिए। तो आतिशबाजी दीपावली के त्योहार या किसी खुशी के मौके पर छोड़ी जाती है। उससे क्या हानि होती है? उससे हमारे वातावरण में प्रदूषण फैलता है और किसी बच्चे को भी चोट पहुंच सकती है। साथ ही अगर पटाखे किसी ज्वलनशील वस्तु पर गिर जाएं तो वहां आग भी लग सकती है। इससे पशु पक्षियों और पेड़ों को भी हानि पहुंचती है। बच्चों, इस पाठ को एक बार फिर से पढ़ें। पाठ को अच्छी तरह से समझने के लिए इसके अर्थ व अभ्यास प्रश्नों वाले मेरे वीडियो को जरूर देखें। अंधेर नगरी चौपट राजा। बच्चों, इसका अर्थ क्या होता है, इसका पता लगाना है और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। सुझावों व सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।